हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। क्या है बच्चों? चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। ये चैप्टर भी आपका बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। हमने लास्ट क्लास में कुछ अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी। आज हम शुरुआत करेंगे ट्रेड पेबल से। किससे शुरुआत करेंगे? ट्रेड पेबल से। बच्चों, जो ट्रेड पेबल होता है ना, वो जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़ होता है, मतलब सम होता है। किन किन चीजों का सम होता है? दो चीजों का, एक क्रेडिटर, दूसरा बिल्स पेबल। एक क्रेडिटर्स, दूसरा बिल्स पेबल। यानी कि अगर हम क्रेडिटर्स को समझ जाएं और बिल्स पेबल को समझ जाएं और दोनों को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? ट्रेड पेबल। तो आइए समझते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर किसे बोला गया है? क्रेडिटर बोला गया बच्चों एक पर्सन को। क्रेडिटर इज अ पर्सन। क्रेडिटर बोला गया किसको? एक पर्सन को। और एन एंटरप्राइज, या फिर किसी बिजनेस को बोला गया है। ठीक है। टू वोम एन एंटरप्राइज ओन्स अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब आप बोल रहे समझ नहीं आया, ऐसे एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो बच्चों, ये है मिस्टर पिंटू, वही हमारा पुराना वाला एग्जाम्पल। ठीक है। और ये है मिस्टर राजू, ऐसे समझो आप। ठीक है। अभी आप पिंटू जी के हिसाब से समझो। मान लो आपको अकाउंटिंग करनी है पिंटू जी की, तो हम पिंटू जी को दिमाग में रख के कंसेप्ट को समझते हैं। क्या हुआ? मिस्टर राजू ने इनको गुड्स सोल्ड करे, यानी कि मिस्टर पिंटू ने क्या करे? परचेज करे। ठीक है। पिंटू जी ने क्या करे? परचेज करे। और राजू जी ने गुड्स को सोल्ड करा। मान लो गुड्स का प्राइस है 90,000। कितना है बच्चों? 90,000। पिंटू जी ने बोला अभी तो पैसा है नहीं, बाद में दे दूंगा। मान लो मैं 3 महीने के बाद दे दूंगा, 3 मंथ्स के बाद पे कर दूंगा। तो पिंटू जी पता है क्या बोलेंगे? पिंटू जी बोलेंगे राजू जी उनके क्रेडिटर है। क्या है? राजू जी उनके क्रेडिटर है। अब देखो, पिंटू जी को जो अमाउंट है वो देना है ना, जिसको भी पैसा देना होता है। क्यों देना होता है? क्योंकि आपने, पिंटू जी ने गुड्स को परचेज करा है किसमें? क्रेडिट में। जब भी आप गुड्स को क्रेडिट में परचेज करोगे, जो बिजनेस है गुड्स को क्रेडिट में परचेज करेगा और पेमेंट देगा बाद में। ठीक है। तो सामने वाला पर्सन या बिजनेस, जिस बिजनेस से उसने खरीदा, वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। अब देखो इस डेफिनेशन को पढ़ लो। यानी कि राजू जी क्या है? क्रेडिटर है। किसके? पिंटू जी के। ठीक है। यहां आप लिख लो, राजू इज अ क्रेडिटर। राजू जी क्या है? क्रेडिटर है। किसके? ऑफ मिस्टर पिंटू के। मिस्टर पिंटू। ठीक है बच्चों। अब देखो क्रेडिटर, अब ध्यान से समझो, इज अ पर्सन। क्रेडिटर क्या हो सकता है? कोई पर्सन हो सकता है, और एन एंटरप्राइज, या फिर कोई बिजनेस भी हो सकता है। भाई पिंटू जी बिजनेस से, किसी बिजनेस से भी तो माल खरीद सकते हैं, है ना। टू वोम एन एंटरप्राइज ओन्स अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जो जब एंटरप्राइज क्या कर लेती है? ओन कर लेती है, मतलब पेबल होता है अमाउंट। किसको? किसके अगेंस्ट में पेबल होता है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। यहां पर जो ट्रांजेक्शन है बच्चों वो क्रेडिट हुई है, मतलब उधारी। उधारी में माल खरीद लेते हैं। ठीक है। अगेंस्ट क्रेडिट परचेज हो जाता है किसका? गुड्स या फिर सर्विसेज का और बोथ का। ये जो ट्रांजेक्शन है बच्चों कौन सी है? क्रेडिट है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर बोलेंगे। अब हम अगला समझेंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? जो क्रेडिटर, जब आपका क्रेडिटर एक्सेप्ट कर लेता है मेरे किसको? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। ठीक है। उसे हम बोलते हैं बिल्स पेबल। देखो, मींस बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन और एंटरप्राइज द अमाउंट विच विल बी पेबल ऑन स्पेसिफाइड डेट। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। मान लीजिए मिस्टर राजू ने बोला यार पिंटू तेरे को पैसे देने हैं, तू मेरा क्रेडिटर है। तो बच्चों आई होप आपको क्रेडिटर तो समझ में आ गया होगा। अब बिल्स पेबल समझते हैं। बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है? देखो आपको क्रेडिटर समझ में आ गया। पहले आप क्रेडिटर अच्छे से समझ लो। क्रेडिटर का मतलब अब मैं आपको एक बार और समराइज करवाता हूँ बच्चों। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स का मतलब होता है जब बिजनेस क्रेडिट में क्या कर लेता है? गुड्स को परचेज कर लेता है, उधारी में गुड्स को परचेज कर लेता है। और बिजनेस को क्या होता है? अमाउंट पेबल होता है जिससे उसने गुड्स परचेज करे, उस पर्सन को या फिर किसी बिजनेस को, और एंटरप्राइज को, जिस एंटरप्राइज से उसने गुड्स परचेज करे, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। जैसे मैंने आपको यहां पर भी एग्जांपल समझाया, इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करता हूं बिल्स पेबल समझाने के लिए। राजू जी को, अब देखो राजू जी जो है उन्होंने उधारी पे माल बेचा, पिंटू जी ने उधारी पे माल खरीदा। क्रेडिटर को समझने के लिए आप मिस्टर पिंटू को अब दिमाग में रखो। ठीक है। अब राजू जी बोले पिंटू जी से यार तेरा क्या भरोसा कि क्या पता तू पैसा लेके भग जाए। मिस्टर पिंटू जी को बोला राजू जी ने, तो मिस्टर पिंटू बोले नहीं नहीं यार ऐसी बात नहीं है, एक काम कर, मेरे पास ना एक बिल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? एक बिल्स पड़ा हुआ है। इसे बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी आप ऐसे समझो, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप एक चेक की तरह समझ लो। ठीक है। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है, अब किसके पास में? मिस्टर पिंटू जी के पास में। क्या करा है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब क्या है? अब पिंटू जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि उनको पैसा देना है, एक्सेप्ट कर लिया ना, तो इसको हम बोलेंगे बिल्स पेबल। जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेता है कौन?
बिजनेस कि भाई वो सामने वाले पर्सन को पैसे पे करेगा एक स्पेसिफाइड डेट पे, तो उसको बोलते हैं बिल्स पेबल। आई होप बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों अब अगला हमारा टॉपिक है अदर अकाउंटिंग टर्म्स। आपको जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थी वो हमने सारी पढ़ ली है। दो अकाउंटिंग टर्म्स अभी भी हमारी रह रही है, एक एक्सपेंस और दूसरा बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी पहले अब आप अदर अकाउंटिंग टर्म्स को भी अच्छे से समझ लो। पहला इसके अंदर हमारा बैड डेट। बैड डेट का मतलब होता है, देखो आराम से पढ़ो, बैड डेट्स, बैड डेट्स। अब आप बोले बैड डेट्स मतलब क्या है? जो ऐसा कोई भी अमाउंट जो आप रिकवर नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी अमाउंट जो आप रिकवर नहीं कर सकते, उसी को हम बैड डेट बोलते हैं। अब आप कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? देखो मान लो मिस्टर पिंटू है, कौन है? मिस्टर पिंटू, और एक हमारे पर्सन थे मिस्टर राजू, ठीक है। मान लो बच्चे इन्होंने क्या करा, मिस्टर पिंटू ने मिस्टर राजू को माल बेचा 10,000 रुपए का, ठीक है, 10,000 रुपए का माल बेचा मिस्टर पिंटू ने, किसको? मिस्टर राजू को। मिस्टर राजू ने इसमें से 8,000 रुपए तो दे दिए, 8,000 रुपीज पे कर दिए। अब मिस्टर राजू ने बोला यार देख 8,000 रुपए तो मैंने तेरे को दे दिए, 2,000 मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो बच्चों ये जो 2,000 है, बताओ अभी क्या रिकवर हो सकता है? ठीक है, अब मिस्टर राजू तो साफ ही मना कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं पे कर पाऊंगा। तो ये जो 2,000 है इसको पता है हम क्या बोलेंगे? जो ये पे नहीं कर पाएंगे, जो रिटर्न ऑफ हो गया, जो पे नहीं कर पाएंगे, इसको हम बोलेंगे बच्चों बैड डेट। इसी को बोलेंगे बैड डेट। यानी कि अब आप बोल रहे हो मिस्टर पिंटू जी का, अब आप बैड डेट को कैसे समझोगे? पिंटू जी को दिमाग में रख के समझो। अब आप बोल रहे हो बच्चों 2,000 रुपए तो पिंटू जी का नुकसान हो गया, बिल्कुल नुकसान हो गया। तो बैड डेट जो होता है ना, वो बिजनेस के लिए क्या होता है? लॉस होता है। वो बिजनेस के लिए क्या होता है? लॉस होता है ना। आप मिस्टर पिंटू को एग्जांपल ध्यान में रख के समझो। मान लो हमें अकाउंटिंग ही मिस्टर पिंटू जी की करनी है, किसकी करनी है? मिस्टर पिंटू जी की। तो यहाँ पे 2,000 क्या हो गया भैया? बैड डेट हो गया। और बैड डेट क्या होता है? लॉस होता है। तो ये होता है हमारा बैड डेट। अगला है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है बच्चों? ये हम चैप्टर नंबर 1 में ही बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बैलेंस शीट क्या मतलब होता है? बैलेंस शीट होती है सर एक ऐसी स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी। फाइनेंशियल पोजीशन किसकी बताएगी? किसी बिजनेस की, या किसी इंडिविजुअल की, या किसी पर्सन की। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा, बैलेंस शीट क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है जो कि क्या बताएगी? फाइनेंशियल पोजीशन। किसकी बताएगी? किसी बिजनेस की, या फिर किसकी बताएगी? पर्सन की। एग्जिबिट्स, अब इसमें देखो आएगा क्या? ये जो फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी बैलेंस शीट, इसके कंटेंट में आएगा क्या? एसेट्स आएंगे, लायबिलिटीज आएंगी, कैपिटल रिजर्व्स वगैरह, ये सब आप आगे पढ़ोगे। कैपिटल रिजर्व्स वगैरह, मेनली तो आप ये समझो एसेट्स आएंगी, लायबिलिटीज आएंगी। क्या आएंगी? एसेट्स आएंगी, लायबिलिटीज आएंगी। अब देखो मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल में बनाया है, ठीक है। एग्जांपल क्या है बच्चों? जैसे मान लो एसेट्स है, इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट बनती है। राइट हैंड साइड पे सारे एसेट्स, लेफ्ट हैंड साइड्स पे सारी लायबिलिटीज। मान लो एसेट्स है, एसेट्स के अमाउंट डालोगे, एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज डालोगे, लायबिलिटीज के अमाउंट डालोगे, ठीक है। अब मान लो बच्चों कुछ एसेट्स दिए हैं आपको, जैसे मशीनरी है मान लो 10,000 रुपीज की, ठीक है। स्टॉक है मान लो 90,000 रुपीज का। कैश है मान लो 10,000 रुपीज का। अब इन सब का सम करोगे आप 1,10,000 आएगा। एक एग्जांपल बनाया मैंने। अब मान लो बच्चों कैपिटल है 90,000 रुपीज की, क्रेडिटर्स है 20,000 रुपीज की, इनका सम कर लो 1,10,000 आएगा। अब पता है जिस वैल्यूज के अंदर ये सारे फिगर्स रिकॉर्ड हुए, जैसे मशीनरी रिकॉर्ड हुई 10,000 की, स्टॉक 90 का, कैश 10 का, कैपिटल 90 की, क्रेडिटर 20,000 की। बच्चों देखो इस पूरी स्टेटमेंट को तो बैलेंस शीट ही बोलेंगे, लेकिन ये जिस जिस अमाउंट पे रिकॉर्ड हुए हैं ना, जिस जिस अमाउंट पे रिकॉर्ड हुए हैं, जिस जिस अमाउंट पे रिकॉर्ड हुए हैं, ये इन सबको पता है हम क्या बोलते हैं? इन्हीं सबको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों? बुक वैल्यू। वो वैल्यू जो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड हुई है। तो अभी मैंने आपको 3 टर्म समझा दी, एक बैड डेट, एक बैलेंस शीट और लास्ट बुक वैल्यू। आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा। अदर अकाउंटिंग टर्म्स में बच्चों हमारी अगली टर्म है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के ऊपर ना 11th क्लास वालों आपको एक अलग चैप्टर भी बना हुआ है। डेप्रिसिएशन आप डीप में पढ़ोगे कि होता क्या है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं अभी इसका मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बच्चों फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू में क्या हो जाना? गिरावट हो जाना, गिर जाना। एसेट की वैल्यू जब गिरती है ना, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और वर्ड बच्चों यहाँ पे एसेट लिखा है, सिर्फ और सिर्फ जब भी एसेट की वैल्यू कम होगी उसी को डेप्रिसिएशन बोलेंगे, ठीक है। ड्यू टू इट्स यूजेज, अब एसेट की वैल्यू कम क्यों होगी? हो सकता है आपने उसे ज्यादा यूज कर लिया हो, ड्यू टू इट्स यूजेज और इफ्लक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेसेंस और एक्सीडेंट। अब एक एक चीज को हम एग्जांपल में फिट करके देखते हैं बच्चों। जैसे मान लो आपका मोबाइल फोन है, ऐसे समझो मोबाइल फोन आपके लिए एसेट है, बिल्कुल है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो बताया मैंने? एसेट की वैल्यू कम होना। आपके मोबाइल फोन की वैल्यू कब कम होगी? पहला बताया बच्चों ड्यू टू इट्स यूजेज, आपने अपने मोबाइल फोन को ज्यादा यूज कर लिया। मान लो अभी आपने 10,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीदा, आपने उसे क्या करा? 6 महीने यूज कर लिया, तो 10,000 में बिकेगा, उससे कम में बिकेगा, तो मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। इसे हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन।
ठीक है। अगला, और मोबाइल फोन की वैल्यू आपकी कैसे कम होगी? इफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ मान लो आपने ना क्या करा, मोबाइल फोन रखा अपने पास में, ठीक है। अब उस क्या हुआ, 10,000 रुपीज का आपने खरीदा, आपने ना उसे ज्यादा यूज नहीं करा, यूज किया बहुत कम किया, लेकिन अब आप उसे 2 साल बाद बेच रहे हो, तो टाइम के बाद भी देखो, अब आपने 10,000 में खरीदा, 10,000 में थोड़ी वो बिक जाएगा, तो टाइम के साथ साथ भी क्या होती है, एसेट की वैल्यू कम होती है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और एब्सोलिसेंस, एब्सोलिसेंस की वजह से भी तो आपकी वैल्यू कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एब्सोलिसेंस का मतलब क्या होता है, पहले एब्सोलिसेंस का मतलब समझो। एब्सोलिसेंस का मतलब होता है बच्चों आउटडेटेड। क्या होता है, आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब ड्यू टू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल समझ लो, मान लो आपने क्या करा, 10,000 में मोबाइल फोन लिया अपना बढ़िया वाला, ठीक है। अब 1 महीने बाद ही क्या हुआ, एक और नया मोबाइल फोन लॉन्च हुआ जो कि 9,000 रुपीज का है, और उसकी टेक्नोलॉजी आपके वाले मोबाइल फोन से बेटर है। तब आप बताओ कि जो कस्टमर्स होंगे वो किस मोबाइल फोन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑब्वियसली 9,000 रुपीज वाले में। अब आप किसी को बेचोगे तो पर्सन क्या बोलेगा, अरे यार तो 10,000 में मेरे को बेच रहा है, मेरे को तो 9,000 में पहले से ही अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, तेरे से अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर क्या होगी, आपका जो मोबाइल फोन होगा उसकी भी तो वैल्यू कम होगी। तो एब्सोलिसेंस मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से भी एसेट की वैल्यू कम होती है। अगला, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से भी कम होती है एसेट की वैल्यू, तो नो डाउट। चलो फिर भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आप मोबाइल फोन का ही रखेंगे, मोबाइल फोन लेकर के आप जा रहे हो, आपने अभी लिया है, बिल्कुल अभी लिया। अब आप क्या हुआ, 2 दिन बाद आपका मोबाइल फोन गिर गया, उसकी डिस्प्ले गई टूट। क्या हो गया बच्चों, डिस्प्ले गई टूट। अब आप उसे को क्या करोगे, रिपेयर करवाओगे, ठीक करवाओगे। अब उसे जब आप रिपेयर करवा के भी बेचोगे तो 10,000 में मान लो आपने लिया, क्या वो 10,000 में बिकेगा? ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब कहने का है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू में गिरावट आना, और गिरावट किसी भी वजह से आ सकती है। हो सकता है आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो सकता है फ्लक्स ऑफ टाइम हो सकता है आपने उसे ज्यादा यूज कर लिया हो, ठीक है। अब एक चीज और बच्चों, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब था। अब डेप्रिसिएशन बिजनेस में कैसे काम करता है, अकाउंटिंग में कैसे काम करता है, वो समझते हैं। देखो बच्चों, जो बिजनेस होता है उसके अंदर भी बहुत सारे एसेट्स यूज हो रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर्स है ना, मशीनरी है, ये सारे एसेट्स मतलब, और भी कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये सारे एसेट्स यूज होते हैं ना। तो अब बिजनेस में डेप्रिसिएशन का क्या रोल है भाई, जब बिजनेस एसेट यूज करेगा तो एसेट की वैल्यू कम होगी, डेप्रिशिएट होगी, गिरेगी, ऑब्वियसली गिरेगी, है ना। तो बिजनेस को क्या करना होता है, हर एक अकाउंटिंग पीरियड में बच्चों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। क्या करना होता है, हर एक अकाउंटिंग पीरियड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। वही मैंने लिखा है, कैलकुलेटेड ईच अकाउंटिंग पीरियड। आपको डेप्रिसिएशन हर एक अकाउंटिंग पीरियड में कैलकुलेट करना है। कैसे, यूजिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जो ये आप आगे सीखोगे, मैं आपको वो भी बता देता हूं। जो डेप्रिसिएशन आपका निकलता है ना, वो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को दिमाग में रख के निकलता है। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए पहले आपको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ निकालनी होती है। तो आप कहने का मतलब ये, बिजनेस हर अकाउंटिंग पीरियड में क्या करेगा, डेप्रिसिएशन निकालेगा, पर उसके लिए पहले वो क्या कैलकुलेट करेगा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो ये तो सर हमारा डेप्रिसिएशन का पूरा कंसेप्ट। तो बच्चों, अदर अकाउंटिंग टर्म्स में अब हमारी अगली टर्म्स कौन कौन सी है, देखो बच्चों, ऐसी छोटी छोटी बची हुई है अदर अकाउंटिंग टर्म्स। अगला पार्ट हो रहेगा, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो अभी हम इस वाले पार्ट में अब और क्या समझ लेते हैं, इंसॉल्वेंट समझ लेते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब पता है बच्चों क्या होता है, अभी मैंने आपको बैड डेट पढ़ाया था ना, कि कोई भी ऐसा पर्सन जिससे आपको पैसा लेना है पर आप उससे रिकवर नहीं कर सकते, वो था बैड डेट, ठीक है। पर इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट भी उसी की तरह है, सिमिलर है। मतलब अब देखो, मैं इन दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, लेकिन ये आपकी बुक में लिखा नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगा कि इंसॉल्वेंट हम कब कहेंगे, ठीक है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, मीन्स अ पर्सन, कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि अपने कर्जे पे नहीं कर सकता। दोबारा बोलता हूं, कोई भी ऐसा पर्सन बच्चों जो अपने कर्जे पे नहीं कर सकता। मान लो अब जैसे फॉर एग्जांपल वो विजय माल्या वाला केस हुआ था ना, वो पैसा लेके भाग गए थे। तो इस टाइप से मतलब कहने का ये है कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि क्या करता है, अपना कर्जा पे नहीं कर पाता, उसे हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अब आप बोलो भाई, डेटर्स भी तो वही था जो बाद में बोल दिया करता था, सॉरी बैड डेट भी तो वही था जो बाद में बोल दिया करता था, भाई मेरे पे पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, जो इंसॉल्वेंट टर्म होती है ना, इंसॉल्वेंट पता है किसी पर्सन को कब बोलते हैं, जब उसे कोर्ट डिक्लेयर करता है, कोर्ट ही बोलता है भाई तू इंसॉल्वेंट है, तब हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट। उससे पहले तो हम उसे बैड डेट ही मानेंगे, ठीक है। क्या मैंने क्या बोला, इंसॉल्वेंट क्या होता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो अपना कर्जा नहीं दे पाएगा। लेकिन ये आपकी बुक में लिखा नहीं है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, इंसॉल्वेंट कोर्ट से ही डिक्लेयर होता है, ठीक है। कोर्ट डिक्लेयर करता है कि हाँ ये पर्सन इंसॉल्वेंट है। तो इंसॉल्वेंट देखो, मीन्स अ पर्सन, कोई भी एक पर्सन और एंटरप्राइज। मान लो फॉर एग्जांपल मिस्टर पिंटू जी ने क्या करा, मिस्टर पिंटू जी को पैसे लेने किसी बिजनेस से या किसी पर्सन से, ठीक है। वो इज नॉट एबल, वो नहीं पे कर, एबल नहीं है, किस चीज के एबल नहीं है, टू पे इट्स डेट,
अपने कर्जे पे करने के लिए एबल नहीं है। अब मतलब मिस्टर पिंटू जी को जिससे पैसा लेना है वही वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो दे ही नहीं सकता वो पैसा, ठीक है, उसका सब कुछ बिक चुका है, नीलाम हो चुका है, सब कुछ नीलाम हो चुका है, बिक चुका है। तो वही चीज है, इंसॉल्वेंट मतलब होता है कोई भी एक ऐसा बंदा जो कि अपने कर्जे पे नहीं कर पाएगा। अब वो एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, इसका उल्टा भाई, जो ऐसी पोजीशन में अपने कर्जे पे कर सकता है उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। तो देख लो, मीन्स अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट, जो कर्जे दे सकता है, अपने रीपेमेंट कर सकता है, उसे बोलेंगे सॉल्वेंट, जो नहीं कर सकता उसे बोलेंगे इनसॉल्वेंट। तो ये थी हमारी 2 अकाउंटिंग टर्म्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, एक और पार्ट निकालूंगा, कुछ रिमेनिंग टर्म्स है छोटी मोटी रह गई है, उनको खत्म करके चैप्टर नंबर 2 अगले पार्ट में आपका खत्म हो जाएगा। जब तक चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों साथ में रिवाइज अभी तक कर लेना, नोट्स पूरे कर लेना। वीडियोस पसंद आ रही है, वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय बाय।